हेलो प्यारे साथियों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉकी 24 पर। साथियों, पॉलिटी पढ़ रहे हैं हम और आज हमारी उसमें 24वीं क्लास है ना। 23 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पहली वीडियो से देखना स्टार्ट कीजिए। पहली क्लास से आप देखोगे और आज तक की क्लास तक आओगे तो यकीन मानिए बहुत शानदार तरीके से आपको समझ आएगा और अच्छे से आपका सब्जेक्ट क्लियर होता चला जाएगा। किसी भी डिपार्टमेंट का है, आपका एग्जाम सभी के लिए सफिशिएंट है। और अगर आप नए हैं कंपटीशन की लाइन में, यानी कि भर्ती देखना आपने शुरू किया है ना, तो हमारे साथ जुड़ जाइए, बेहतरीन तैयारी आपकी हो जाएगी, है ना। तो चलिए, आज की जो हमारी क्लास है मौलिक अधिकार हम पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल राइट। कॉपी पेन निकाल लीजिए और पहले समझे उसके बाद लिखे, है ना। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना आर्टिकल नंबर 20 से। जो आर्टिकल नंबर 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण, है ना। सीधा सीधा अगर मैं इसका एक निष्कर्ष निकाल के दूं कि इस आर्टिकल आखिर ये कहता क्या है, ये कहता है कि एक अपराध के लिए एक ही बार आपको सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि एक अपराध के लिए आपको बार बार सजा दी जाए या 2 बार सजा दी जाए या फिर 2 से अधिक बार सजा। एक अपराध आपने किया है तो सजा भी आपको सिर्फ एक ही बार मिलेगी, है ना। अब फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझ लीजिए, राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री थे, उनकी हत्या की थी और उनके हत्यारों को फांसी की सजा हुई थी, लेकिन लगभग 20 साल वो जेल में रहे, फांसी उनको नहीं हुई। और उन्होंने फिर क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और इसमें आर्टिकल 20 का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि एक अपराध के लिए एक ही बार सजा होती है ना। तो जब हमें फांसी की सजा हुई और 20 साल हम इसमें काट भी चुके, यानी कि उम्र कैद का दायरा भी हमने पूरा कर लिया, तो एक अपराध के लिए हमें 2 सजा क्यों दी जा रही है? यानी कि उम्र कैद की सजा भी हमें हो रही है और फांसी की भी हो रही है, जिसके आधार पर उनको बरी किया गया था, है ना। तो ये आर्टिकल 20 कहता है कि आपको एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार सजा दी जाएगी। और साथ ही साथ ये जो आर्टिकल है इसको भी याद रखेंगे, केवल और केवल आपराधिक केसों पर ही लागू होता है ना। जो आपका फौजदारी मामले होते हैं, है ना, जो क्रिमिनल मामले होते हैं उन पर ही लागू होता है। अब क्रिमिनल मामले यानी फौजदारी मामले कौन से होते हैं? जैसे चोरी डकैती हो गई, हत्या हो गई, लूटपाट मचा दी, है ना, लड़ाई झगड़े हो गए, इस तरह के ये जो केसेस होते हैं इनको हम आपराधिक यानी कि फौजदारी मामले कहते हैं, है ना। और इसके अलावा ठीक है, और बहुत सारे केसेस हैं, ठीक है, लूट हत्या, ठीक। तो ये था आपका आर्टिकल 20। आई होप का आपको समझ आया होगा। सीधा सीधा पूछा जाता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 का एक कहता है कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। अब कार्योत्तर विधियों से संरक्षण का क्या मतलब है साथियों? ऐसा समझ लीजिए, जैसे आप देखते होंगे हमारे भारत में समय समय पर कानून बनते हैं। आवश्यकता जैसे जैसे होती है, सरकार को लगता है कि किसी कानून की जरूरत है तो कानून बन जाता है ना। विधानसभा कानून बनाए, संसद कानून बनाए या राष्ट्रपति कोई अध्यादेश जारी कर दे, है ना। या फिर इसके अलावा अब आप ऐसे समझोगे जैसे हमारी आईपीसी थी और आज वर्तमान में उसको हम बीएनएस के नाम से जानते हैं। गृह मंत्रालय को लगा, भारत सरकार को लगा कि जो आईपीसी पुरानी है और उसमें संशोधन करना चाहिए। उसमें आईपीसी में बहुत बड़ा संशोधन करा, बहुत सारी धाराओं में संशोधन करा और आज बीएनएस के नाम से जानते हैं, है ना। यानी कि इसमें कहने का मतलब है कार्योत्तर विधि में संरक्षण के कोई कानून बने, कोई विधि बने या कोई अधिनियम बने, उसको 2 तरह से लागू किया जाएगा। 2 तरह से लागू का मतलब है, एक तो होता है उसका भूतलक्षी प्रभाव और एक होगा भविष्यलक्षी प्रभाव। भूतलक्षी प्रभाव का मतलब है जैसे आज से पहले का दिन, है ना। यानी कि आज से, जैसे कोई आज कानून बनता है, कानून तो बना आज लेकिन उसको लागू करेंगे हम कब से? सोचो, ऐसे समझ लीजिए कि 2025 में कोई कानून बनता है लेकिन सरकार कहती है कि हम इसे 2025 से नहीं बल्कि हम 2024 से इसको लागू करेंगे, यानी कि पास्ट से लागू करेंगे इसको। वही भविष्य लक्षी प्रभाव का मतलब है जैसे 2025 में कानून बनता है जनवरी में और लागू करेंगे कब से? फरवरी से 2025 से, है ना। इस तरह के कार्योत्तर विधियों में संरक्षण का मतलब है कोई कानून बनेगा तो उसको लागू किस तरह से करा जाएगा, वो ये आर्टिकल आपको बताएगा, है ना। इतना और याद रखेंगे, जो भूतलक्षी प्रभाव है इसमें सिविल और आपराधिक दोनों मामले आ सकते हैं, है ना। सिविल भी और आपराधिक दोनों आ सकते हैं। वहीं एक चीज और समझ लीजिए कि सिविल कौन से मामले होते हैं। जैसे आपराधिक के लिए मैंने आपको बता दिया कि लड़ाई झगड़े हो गए, चोरी होगी, हत्या होगी, मारपीट होगी,
लूट हो गई, डकैती हो गई, है ना, मर्डर हो जाता है किसी का, है ना, वो सभी क्रिमिनल मामले हो गए, फौजदारी। वहीं सिविल की अगर मैं बात करता हूं तो सिविल मामले जैसे खेती का कोई आपका मामला है, कोई आपका कोई तलाक का मामला है, कोई पारिवारिक कोई मुद्दा है आपका, या कोई किराए संबंधित आपका है, उसके अलावा कोई गाड़ी दुर्घटना हो जाए। देखिए एक चीज और समझिए, एक कंफ्यूजन होता है बहुत, और ये सवाल बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाला है कि गाड़ी दुर्घटना जो हो जाती है, जो एक्सीडेंट होते हैं, ये क्रिमिनल मामले हैं या फिर सिविल मामले हैं। तो साथियों ये कोई जानबूझ कर करा हुआ नहीं है, ये सिविल मामले होते हैं, क्योंकि इसमें कहा होता है, इनमें इंश्योरेंस वगैरह इसमें आ जाता है, गाड़ी का क्लेम वगैरह आ जाते हैं, तो सिविल मामले में आ जाते हैं। जिसमें पैसे की अगर बात हो रही हो, है ना, लगभग ऐसा समझ सकते हैं, पैसे की बात हो रही है, तो वो सभी सिविल मामले में चले जाते हैं। याद रखेंगे ना, भविष्य लक्षी प्रभाव जो होंगे उसमें केवल आपराधिक ही उसमें मामले आएंगे, है ना। आपराधिक मामले कैसे आएंगे, जैसे आज चोरी के लिए कुछ सजा है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि सरकार कोई कानून बनाए और उसे कह दे नहीं हम तो 2023 से लागू करेंगे इसको, नहीं। जो आपराधिक मामले होंगे अगर उनके संबंध में अगर कोई कानून बनता है, तो संसद हो, विधायिका हो, यानी कि कोई भी सरकार हो, राज्य की हो या फिर आपकी सेंटर की हो, वो कानून हमेशा भविष्य यानी कि इन फ्यूचर से लागू होता है। याद रखेंगे इस चीज को, ठीक। आगे बढ़े। अब आर्टिकल 20 का आपका दूसरा पॉइंट कहता है दोहरे दंड से संरक्षण, है ना। मैंने आपको बताया था एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार आपको सजा दी जाएगी। तो आर्टिकल 20 का दूसरा कहता है दोहरे दंड से संरक्षण, और ये भी केवल और केवल किस पे लागू होगा, आपराधिक केसों पर ही लागू होता है ना। लेकिन इसका एक अपवाद भी है कि अगर आपकी विभागीय कार्रवाई है, कोई आप सरकारी कर्मचारी हैं या प्राइवेट कर्मचारी हैं, आपकी विभागीय कोई कार्रवाई चल रही है, वहां आपको एक से अधिक सजा भी दी जा सकती है। याद रखेंगे, है ना। जैसे अपना मैं पुलिस विभाग की बात कर लूं, तो पुलिस विभाग में बहुत सारी सजाएं हैं, जैसे निंदा रख दी, है ना, इंक्रीमेंट डाउन कर दिया, सस्पेंड कर दिए, लाइन हाजिर कर दिए, मतलब बहुत सारी सजा, चाहे तो एक से अधिक सजा भी आपको हो सकती है, केवल और केवल विभागीय मामलों में, है ना। याद रखेंगे, आपराधिक मामलों में दोहरे दंड के से संरक्षण होता है ना। वहीं अगर अगले पॉइंट की बात करता हूं मैं, 20 का तीसरा पॉइंट ये कहता है आत्म अभिशंसन से विरुद्ध संरक्षण, है ना। आत्म अभिशंसन का मतलब है कि अपने ही विरुद्ध गवाही, है ना, इससे संरक्षण की बात करता है आर्टिकल 20 का तीसरा। ये भी केवल आपराधिक मामलों में अपना पावर रखता है, ठीक। ऐसे समझिए, अपने विरुद्ध समय को गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, है ना। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि पुलिस आपको उठा कर लेकर आई और मारपीट करके वो कहने लगे पुलिस आपसे कि नहीं अपने खिलाफ खुद गवाही दो, है ना। आपने चोरी नहीं की, लेकिन क्या करे पुलिस जबरदस्ती आपको प्रेशर बनाए और कहे कि हाँ आप कहो कि हमने चोरी की है। तो ये आर्टिकल आपको इस चीज की आजादी देता है, फ्रीडम देता है, आपको इस चीज से संरक्षण देता है कि आप अगर ऐसा होता है आपके साथ में, तो आप इस आर्टिकल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, कोर्ट जा सकते हो, किसी भी कोर्ट में, जिला कोर्ट हो, आपका हाई कोर्ट हो या आपका सुप्रीम कोर्ट हो, कि ये आर्टिकल कहता है कि आपसे इस तरह से, यानी कि आपको खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, है ना। और याद रखेंगे, ऐसा अगर कोई होता है केस, तो ऐसे में कोई आपराधिक मामला है, पुलिस आपको लेकर आती है, तो पुलिस के पास क्या अधिकार होते हैं समझ लीजिए। आपसे अंगूठे का निशान ले सकती है, आपसे हस्ताक्षर ले सकती है, आपका फोटो ले सकती है ना। आपका अंगूठे का निशान, हस्ताक्षर हो गए, आपका फोटो होगा, या फिर आपसे सामान्य पूछताछ भी कर सकती है ना। साथ ही साथ एक चीज और समझेंगे, सामान्य पूछताछ, अगर कोई सामान्य केस है तो सामान्य पूछताछ, है ना। कोई बड़ा केस है तो फिर आप इसके ऊपर नहीं जाओगे, है ना। फिर अपने हिसाब से अपने ही लेवल पर पुलिस काम करती है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब लगता है पुलिस को कि हाँ जिसको हम लेकर आए हैं अपराध इसी ने किया है, लेकिन वो क्या हांग नहीं रहा है, बोल नहीं रहा कि हाँ मैंने किया है, तो फिर वहां कुछ सामान्य पूछताछ भी होती है और फिर पुलिस के हिसाब से अपना काम भी होता है ना। तो क्योंकि पुलिस को तो करना है, चाहे इज्जत से आओ या फिर बेइज्जती करा के, लेकिन वो काम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप का आपके समझ आएगा, ये पुलिस के अधिकार है जो नॉर्मली पुलिस आपके साथ में बिहेवियर करेगी, ठीक। वहीं कुछ ऐसे अधिकार हैं जो आपके खिलाफ मतलब आपसे पुलिस नहीं करा सकती, जैसे आपसे आप ही के विरुद्ध साक्ष्य लेना, आपसे आप ही के विरुद्ध साक्ष्य लेना, है ना। चाहे वो साक्ष्य मौखिक हो या फिर लिखित हो या फिर वो दस्तावेजों में है या फिर कोई अन्य साक्ष्य है किसी भी तरह का,
इस तरह के कोई साक्ष्य नहीं ले सकती पुलिस आपसे, है ना। वही दूसरा पॉइंट है, समय के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य भी नहीं कर सकती पुलिस कि हाँ आपको प्रेशराइज करे कि नहीं हमको कुछ सबूत दो, है ना, कि आपने अपराध किया है उसके लिए आप सबूत दो, तो वो भी नहीं कर सकती, है ना। याद रखेंगे। कैसे बाध्य कैसे कर सकती है? शारीरिक शोषण आपका करा, मारपीट आपके साथ में हो, मानसिक रूप से आपको प्रताड़ित किया जाए, इस तरह से भी नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अगर आपने कोई मर्डर कर दिया, आपने बहुत बड़ी कहीं डकैती डाल दी, है ना, आपने किसी का अपहरण कर लिया, ऐसे संबंध में ऐसे अगर कोई केसेस आता है तो उसमें याद रखेंगे पुलिस के पास फुल पावर होती है कि वो आपसे क्या करवा लेगी, आपसे कबूल करा लेगी कि हाँ अगर आपने किया है तो आप बोल दोगे हाँ, ठीक है। याद रखेंगे इस चीज को। अब इतना समझेंगे, इनके संबंध में केस आता है, सुप्रीम कोर्ट का केस है सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य। कौन सा है? सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य, जिसके माध्यम से यह बताया गया कि पुलिस चाहे अगर जो आरोपी है उसकी सलाह पर, है ना, अगर वो रजामंदी अगर वो देता है कि हाँ ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी जानकारी, खुफिया जानकारी पुलिस को अगर चाहिए होती है इन्वेस्टिगेशन में, तो हर एक तरह का पुलिस को करना पड़ता है काम, है ना। कभी सामान्य पूछताछ में भी जानकारी मिल जाती है, या लगता है कि ये बता नहीं रहा है लेकिन इसके पास बहुत सारी जानकारी है, तो पुलिस क्या करेगी? लाई डिटेक्शन टेस्ट करा सकती है, पोलोग्राफी टेस्ट करा सकती है, नार्को टेस्ट करा सकती है, ब्रेन मैपिंग टेस्ट करा सकती है। लेकिन याद रखेंगे इस प्रकार के टेस्ट जब होंगे जब कोर्ट आदेश कर दे पुलिस को अपराध की जानकारी के लिए कि हाँ आप अपराधी से इस प्रकार का कोई टेस्ट कराकर आप इनसे जानकारी ले सकते हैं। लेकिन याद रखेंगे कोर्ट के आदेश पर ही ये होगा, ठीक है। वहीं अब आर्टिकल 21 की बात करेंगे साथियों हम। आर्टिकल 21, है ना, आर्टिकल 20 आई होप आपको समझ आया होगा। आर्टिकल 21 के बारे में अब हम बात करेंगे। आर्टिकल 21 के बारे में अब हम बात करें तो आर्टिकल 21 कहता है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे पॉइंट ऐड किए गए हैं। याद रखें हमारे भारतीय संविधान में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ऐड नहीं की हैं, समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार उनकी व्याख्या की जाती है। पहले बता चुका हूं, फिर मैं बता रहा हूं, है ना। तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत कंफ्यूज करती हैं, और कई बार तो डायरेक्ट आ जाता है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें, किस आर्टिकल में है। तो आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 21 है ना। जैसे आपको आ जाए सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, है ना, पर्यावरण संबंधित अधिकार, भोजन का अधिकार, निजता का अधिकार, है ना, ऐसे बहुत सारे अधिकार हैं जो आर्टिकल 21 में दिए गए हैं, है ना। याद रखेंगे। अब इतना समझिए, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। और जीवन का अधिकार भी आर्टिकल 21 को ही कहा जाता है, जीवन का अधिकार। याद रखेंगे इस चीज को। अब इसका मतलब क्या है ये समझ लेंगे कि प्राण का मतलब है आपका जीवन। क्या है? प्राण का मतलब होता है साथियों आपका जीवन, है ना। और दैहिक स्वतंत्रता का मतलब होता है एक गरिमापूर्ण जीवन जैसा हमारा है। हम अगर देखिए फॉर एग्जांपल, बहुत शानदार मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या फिर वो कहीं का भी है ना, कोई भी अपराध करता है, बड़ा से बड़ा जघन्य अपराध करता है, पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, जेल भेज देती है। अपराध किया, ऐसा समझ लीजिए कि जो सबसे बड़ा अपराध हो, किसी व्यक्ति ने वो अपराध कर लिया, है ना, करने के बाद पुलिस अरेस्ट करती है और उसको कोर्ट के माध्यम से जेल छोड़ देती है, ठीक है। जेल पहुंच जाता है, लेकिन वहां भी उसको भोजन मिलेगा, वहां भी सोने के लिए मिलेगा, वहां भी हर चीज उसका, यानी कि उसकी जो गरिमा है ना। बहुत सारे आपने ऐसे देखे होंगे जो कैदी होते हैं जेल में, तो जेल में रहकर पढ़ाई करते हैं, है ना। यानी कि एक गरिमा है अपना, एक जो कहते हैं ना कि हाँ हम इंसान की जो वैल्यू होती है वो चीज बताती है दैहिक स्वतंत्रता, उस चीज को बताता है। याद रखेंगे, है ना। अब एक चीज समझिए, विधायिका के द्वारा किसी व्यक्ति को आर्टिकल 21 के यानी कि जीवन जीने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है ना। जो आर्टिकल 21 है इसको विधायिका के द्वारा इस आर्टिकल 21 से यानी कि जीवन जीने के अधिकार से भी वंचित किया जा सकता है। लेकिन होगा क्या? उसके लिए जो विधि हो वो तार्किक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? तार्किक हो, उचित हो और निष्पक्ष विधि होनी चाहिए। ये भी आप याद रखेंगे, है ना। और जो प्रक्रिया है वो भी सही रूप से विधि का निर्माण हुआ हो,
है ना। अब इस चीज को कौन देखेगा, इसको सुप्रीम कोर्ट देखेगा, है ना, इसको न्यायालय देखेगा। ठीक है। अब एक चीज है, इसी से संबंध में एक केस देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का केस है, ए गोपालनंद वाद है जो 1951 में आया था। वहीं एडीएम जबलपुर केस है जो शिवकांत शुक्ला जो 1976 में ये केस आया था। और इसमें बताया था जो सुप्रीम कोर्ट का जो केस थे ये दोनों, तो इसमें जो आर्टिकल 21 के संबंध में जो बताया था, निर्णय आया था कि संकीर्ण दृष्टिकोण कहा था इसने। संकीर्ण दृष्टिकोण का मतलब है कि बहुत सारे क्षेत्र से छोटे क्षेत्र पर ही फोकस करना, है ना। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का आर्टिकल 21 से अगर किसी व्यक्ति को भारत का हो या गैर भारतीय हो, उससे वंचित किया अगर जाता है ना, अगर उससे आर्टिकल 21 से भारतीयों को गैर भारतीयों को अगर वंचित किया जा सकता है तो वो न्यायालय की शरण ले सकता है। किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ। लेकिन 1978 में मेनका गांधीवाद आया था 1978 में, उससे पहले सिर्फ और सिर्फ ये कार्यपालिका के खिलाफ ही होता था। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अगर न्यायालय जाता है तो सिर्फ और सिर्फ कार्यपालिका इसके लिए जिम्मेदार होती थी, है ना। इसीलिए कहा था कि संकीर्ण दृष्टिकोण है ये, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो ये हो रहा है क्योंकि कार्यपालिका के खिलाफ ही जाता था कि हमारा जो आर्टिकल 21 का जो हनन सरकार हमारा कर रही है, तो इसमें ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि ये तो सिर्फ कार्यपालिका के लिए है, ये तो संकीर्ण दृष्टिकोण है, यानी कि बहुत सारे क्षेत्र में से किसी छोटे क्षेत्र पर फोकस दिया जा रहा है ना। उसके बाद ये 1976 के बाद 1978 में मेनका गांधीवाद केस आता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने विधायिका को, कार्यपालिका व विधायी दोनों को कार्य इसके विरुद्ध कार्य करेगा। यानी कि अब अगर आर्टिकल 21 का अगर उल्लंघन होता है तो आप कार्यपालिका के नहीं बल्कि कार्यपालिका विधायिका दोनों के खिलाफ कोर्ट जा सकते हो। अगर वो आर्टिकल 21 जो विधि बनाई गई है, जिस विधि के माध्यम से आपका ये आर्टिकल 21 समाप्त किया जा रहा है, हनन किया जा रहा है, अगर वो तार्किक नहीं है, उचित नहीं है, निष्पक्ष नहीं है, अगर कोई कारण है, स्पष्ट है, तब 21 का उल्लंघन हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता, ये भी याद रखेंगे, है ना। वहीं आर्टिकल 21 भारतीय व गैर भारतीय दोनों को ही प्राप्त होता है, याद रखेंगे इस चीज को, है ना। मौलिक अधिकार हम पढ़ रहे हैं। अब जो विधि है, हमारी जो विधि है, जिस विधि के माध्यम से हम आर्टिकल 21 को क्या कर सकती है, सरकार सस्पेंड कर सकती है आपकी, वो उचित होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए, युक्ति युक्त यानी कि तार्किक होनी चाहिए, उसका कोई पुख्ता 100% उसका क्या होना चाहिए, एक फोकस होना चाहिए कि 100% हम इसलिए हम कर रहे हैं इसको, है ना। अन्यथा न्यायालय में इसको चुनौती दी जा सकती है, याद रखेंगे इस चीज को, है ना। दैहिक स्वतंत्रता व्यक्ति की गरिमा को कहते हैं, दैहिक जो स्वतंत्रता है व्यक्ति की गरिमा है, आर्टिकल 19 इसमें शामिल हो जाता है, आर्टिकल 19, है ना, व्यक्ति की गरिमा। आर्टिकल 19 के जो भी पॉइंट है, बोलने का अधिकार, है ना, प्रेस की स्वतंत्रता, है ना, आपको जीवन जीने का अधिकार, हर तरह का घूमने फिरने का, धर्म को मानने का, आर्टिकल 19 दैहिक स्वतंत्रता में पूरा आपको शामिल हो जाता है, याद रखेंगे इस चीज को, है ना। वहीं आजीविका का अधिकार, आश्रय का अधिकार, भोजन का अधिकार, पर्यावरण का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, है ना। शिक्षा का अधिकार साथियों आपका आर्टिकल 21 में भी है और आर्टिकल 21 के ए में भी है। जब हम आर्टिकल 21 का ए पढ़ेंगे तो इसके बारे में भी जान लेंगे। इस आर्टिकल 21 को साथियों 86वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा हुआ था? 86वां संविधान संशोधन हुआ था, जो हुआ था 2002 में। इसके माध्यम से आर्टिकल 21 का ए जोड़ा गया था भारतीय संविधान में, है ना। वही निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी, है ना, राइट टू प्राइवेसी का अधिकार, निजता का अधिकार इसमें आ जाता है। ठीक है। अब ऐसे ही सूचना का अधिकार है, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार है, ऐसे बहुत सारे अधिकार हैं साथियों जो मेरे आपको लेफ्ट हैंड की तरफ आपको शो हो रहे होंगे, है ना। वहां से आप इनको पढ़ सकते हैं और अपना नोट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हम यही समाप्त करेंगे, आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। अब कल से हम आर्टिकल 21 का ए जानेंगे। आर्टिकल 21 आपका समाप्त हो चुका है, आर्टिकल 21 का के यानी कि एक से हम अपना स्टार्ट करेंगे। साथियों बहुत शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं, यकीन मानिए कि बहुत कमी के साथ में आपको इस तरह से पढ़ाया जाता होगा, या बहुत सारे साथी होंगे जो कंटिन्यू बहुत लंबे समय से पढ़ रहे हैं लेकिन इस तरह से उन्होंने नहीं पढ़ा होगा इतना डीपली, है ना। और आजकल जो एग्जाम में पूछा जा रहा है वो डीपली पूछा जा रहा है ना। ऐसा नहीं पूछा जा रहा कि अपराधों की दोषसिद्धि में संरक्षण कौन सा आर्टिकल में, नहीं, कार्योत्तर विधि में संरक्षण बताइए कौन से में है ना। दोहरे दंड से संरक्षण बताइए किस आर्टिकल में है,
आत्म अभियंता के विरुद्ध संरक्षण बताइए कौन से आर्टिकल में। इस तरह से मतलब डीपली पूछा जा रहा है, तो अच्छे से क्लियर करके इसको आप पढ़ना है। आप हमारे साथ जुड़े या कहीं और से पढ़ें, लेकिन पढ़े ऐसा जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए, है ना। आपको 4 5 6 साल तैयारी करने की जरूरत नहीं है, केवल आप 1 साल तैयारी कर लो, बशर्ते आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए जो आपका सिलेबस आपका अच्छे से कवर हो जाए, है ना। यानी कि डीपली पढ़ें। अब वो लूसेंट वाला जमाना चला गया जब लूसेंट से कभी सिलेक्शन हुआ करते थे। लूसेंट के अगर क्वेश्चन आपके आ रहे हैं तो 2 4 ही क्वेश्चन भला आ सकते हैं आपके एग्जाम में, बाकी जो आएगा वो बाकी वही आएगा जो स्पेशली पर्सनली आप बुक खरीदोगे सब्जेक्ट वाइज और उससे पढ़ोगे अगर आप, है ना, तो उसी से आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।